नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर की चर्चा। सीएम धामी ने की शिरकत। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे उत्तराखंड। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल। 5 अलग अलग पॉलिसियों को दी मंजूरी। सचिव पंकज पांडे ने कहा, राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली की दिशा में बढ़ेगा आगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। जमानत याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी को। आरोपी सौरभ ने कोर्ट में लगाई बेल एप्लीकेशन। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर तैयारियां। उत्तरकाशी में जलाभिषेक के लिए पहुंचेगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर की सुरक्षा व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि यह कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइव के आह्वान को भी सार्थक करेंगे। वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। बताया कि पूरी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त होगी। इस दिशा में उद्योग समूह के लोग भी आगे आए हैं। कहा कि कुछ उद्योगों ने वेस्ट से एनर्जी बनाने का अभियान भी शुरू किया है। इससे भी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त हो सकेगी। वहीं सचिव पर्यावरण ने बताया कि विभाग ने भी यह योजना तैयार कर रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जा सके और इस दिशा में काम किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू का अगर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको किस तरह से प्रचार इसका करते हैं, किस तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है। ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटारो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर देते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई विधायकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भगत दास समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान वे अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का राज्यपाल बनाने का मौका दिया। उस राज्य में उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के गौरव बनाए रखने में उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। इसके साथ ही उत्तराखंड के उत्थान और सामाजिक कार्यों के साथ चिंतन मंथन किया, जिसको लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे भी कार्य किया जाएगा।
उत्तराखंड का गौरव आप मानते थे, उसी अनुकूल काम हो। और वहाँ की जनता में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उतने मुझे लगता है कि 30 साल में नहीं होंगे। तो एक जनता का प्यार, जैसे उत्तराखंड की जनता प्यार करती है, ऐसे वहाँ मुझे प्यार मिला। और अब चूँकि उम्र के एक नए पड़ाव पर हूँ, और इसलिए मैंने पिछली बार उनसे कहा, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि अब थोड़ा रोज़मर्रा की राजनीति से दूर रह करके, पदों से दूर रह करके और कुछ सामाजिक शैक्षणिक काम किए जाएं। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे। और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य उनका स्वागत किया है। इस विश्वास के साथ भगत दा का ये सहयोग और ये आशीर्वाद लंबे समय तक हमको मिलता रहे। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग-अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग-अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। बहुत सारे जगह पर डिस्कशन करने के बाद इसको हम लोगों ने फाइनल किया है और इस उम्मीद के साथ किया है कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और राज्य सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से रेवेन्यू भी मिलेगा। इन सब प्राथमिकताओं के साथ हम लोगों ने ये पॉलिसी डिज़ाइन की है। इसमें जैसा आप जानते हैं, स्टार्टअप में हम लोग पिछले साल टॉप 5 में थे नेशनल लेवल पे, और हम लोगों ने उसी टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम लोग टॉप 3 में आना चाहिए हमारे स्टेट को 1 साल के अंदर। तो उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे उसको आगे हम लोग को बढ़ाना है, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो दूसरे स्टेट, जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ और बाकी स्टेट्स में जो काम हो रहा है उस पर हम लोगों ने काफ़ी स्टडीज़ करे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार जो हमको सूट करते थे, उनको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करके अपनी पॉलिसी रिवाइज की। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला जज की अदालत में सोमवार 20 फरवरी को सुनवाई होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी पुलकेतारे की बेल रिजेक्ट होने के बाद अब आरोपी सौरभ ने एडीजे कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। अंकिता के परिजनों की ओर से नियुक्त वकील अजय कुमार पंत ने कहा कि आरोपियों की बेल के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का अपराध आरोपियों ने किया है, उस अपराध में आरोपी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। हम सारे तथ्यों को रखेंगे और उस बेल का विरोध करेंगे और बहुत हीनियस क्राइम है। उसकी जो अब तक जो उनके 164 के बयान हुए हैं गवाहों के, और जिस तरह के जो घटना हुई है, उन सबको मद्देनजर रखते हैं हम अपर जिला जज के यहाँ और साथ में मेरे जो शासकीय अधिवक्ता हैं JS रावत, वो भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व से पहले इस बार सीमांत जोशीमठ नगर में बाजारों में चहल पहल और भीड़ कम ही नजर आ रही है। शिवरात्रि से पहले सुनसान पड़े बाजारों में आपदा का असर सफल नजर आ रहा है। बुधसाव आपदा प्रभावित नगर के मनोहर बाग, गांधीनगर, मारवाड़ी, जेपी कंपनी, TCP मार्केट, सिंहधार, रविग्राम, सुनील वार्ड के सैकड़ों परिवार अपने घरों पर दरारें पड़ने के बाद CBRI टीम द्वारा रेड क्रॉस लगाने के बाद अब बेघर होकर आपदा राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में शिवरात्रि पर्व के दिन भी परिवार का साझा चूल्हा चलना नामुमकिन है। लोग आपदा शिविरों से बाहर नहीं निकल रहे, लिहाजा इसका सीधा असर जोशीमठ मार्केट के फल सब्जी विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों पर दिखाई दे रहा है। शिवरात्रि पर्व पर बाजारों में सब्जी फ्रूट विक्रेताओं के लटके उदास चेहरे बाजार में छाई मंदी के हालात को बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोग बहुत कम हैं यहाँ पर। हमारी दुकानदारी बहुत कम है इस टाइम फल वालों की सर। यहाँ केड़ू, अरबी, पिनालू यहाँ काफ़ी बिकते थे, लेकिन आपदा की मार से लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुकान पर काफ़ी असर पड़ रहा है सर।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तरकाशी में कल की तैयारियों में शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपहरण यदुवंशी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी व ट्रैफिक को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। और वहीं काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी मंदिर को 1 टन फूल मालाओं से मंदिर प्रांगण को सजाने का कार्य चल रहा है। वहीं पुजारी का कहना है कि कल की तैयारी को लेकर मंदिर में पूरी तैयारी की जा चुकी है। के दिन विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होता है, क्यों शिव जी की बारात होती निकलती है। यहाँ पर जो कार्यक्रम जो होगा, शिव जी की बारात निकलेगी, नंदी के ऊपर सवारी होगी और पूरे आपके जो है पूरे बाजार में पूरे लेकर के इस यात्रा होगी। इस यात्रा में और शाम को कीर्तन भजन कार्यक्रम का होता है, संगीत प्रतियोगिता भी होती है और फिर रात्रि पर्यंत हालांकि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ लीजिए, लेकिन उसके यात्री पर्यंत 4 पहर की पूजा होती है। उत्तराखंड में अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो जाएगी, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि पूर्व में हुई 4 धाम यात्रा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यात्रा के दौरान दी जा रही सुविधा को लेकर लोगों के आए सुझावों पर काम किया जा रहा है। चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है
लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक आने वाला है। कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में मुलाकात की। पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार नजीबाबाद सड़क स्थिति की वजह से आने जाने वाले यात्रियों को काफी समय से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ऋतु खंडूड़ी ने कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, NH 534 के बाईपास का निर्माण और जाफराबाद से 200 मीटर आगे की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत के संबंध में विस्तृत चर्चा की, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए, ऐसा है, मेरी अभी मीटिंग्स बहुत हो चुकी हैं। मैं सेक्रेटरी से मिल चुकी हूँ। भारत सरकार के हमारे जो रोड मंत्री हैं आदरणीय गडकरी जी, उनसे भी मिल चुकी हूँ। और नजीबाबाद से जो हमारी कौड़िया तक बोआ खाल तक का NH है ये, पर हमें कौड़िया तक इस वक्त देखना है। जल्द होने जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत फॉरेस्ट को लेकर आई है, वो अब उस पर भी मैंने बातचीत पूरी दिल्ली तक कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मैं फिर देहरादून रात को पहुंचूंगी और जो हमारे NH ये देख रहे हैं, अब आपको पता होगा कि अब मेरठ से ये शिफ्ट देहरादून हो गई है ये रोड, तो मैं वहाँ बात करूंगी और उनसे ये निवेदन करूंगी कि कम से कम जो गड्ढे हो रहे हैं उनको फिर से भर दिया जाए। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन, मुख्य प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तरकाशी में कल की तैयारियों में शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपहरण यदुवंशी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी व ट्रैफिक को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। और वहीं काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी मंदिर को 1 टन फूल मालाओं से मंदिर प्रांगण को सजाने का कार्य चल रहा है। वहीं पुजारी का कहना है कि कल की तैयारी को लेकर मंदिर में पूरी तैयारी की जा चुकी है। के दिन विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होता है, क्यों शिव जी की बारात होती निकलती है। यहाँ पर जो कार्यक्रम जो होगा, शिव जी की बारात निकलेगी, नंदी के ऊपर सवारी होगी और पूरे आपके जो है पूरे बाजार में लेकर के इस यात्रा होगी। इस यात्रा में और शाम को कीर्तन भजन कार्यक्रम का होता है, संगीत प्रतियोगिता भी होती है और फिर रात्रि पर्यंत बाहर बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ लीजिए, लेकिन उसके यात्री पर्यंत 4 पहर की पूजा होती है। उत्तराखंड में अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी तय हो जाएगी, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि पूर्व में हुई 4 धाम यात्रा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यात्रा के दौरान दी जा रही सुविधा को लेकर लोगों के आए सुझावों पर काम किया जा रहा है। चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष से बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक आने वाला है।
कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में मुलाकात की। पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार नजीबाबाद सड़क स्थिति की वजह से आने जाने वाले यात्रियों को काफी समय से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ऋतु खंडूड़ी ने कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, NH 534 के बाईपास के निर्माण और जाफराबाद से 200 मीटर आगे की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत के संबंध में विस्तृत चर्चा की, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए, ऐसा है, मेरी अभी मीटिंग्स बहुत हो चुकी हैं। मैं सेक्रेटरी से मिल चुकी हूँ। भारत सरकार के हमारे जो रोड मंत्री हैं आदरणीय गडकरी जी, उनसे भी मिल चुकी हूँ। और नजीबाबाद से जो हमारी कौड़िया तक बोआ खाल तक का NH है ये, पर हमें कौड़िया तक इस वक्त देखना है। जल्द होने जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत फॉरेस्ट को लेकर आई है, वो अब उस पर भी मैंने बातचीत पूरी दिल्ली तक कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मैं फिर देहरादून रात को पहुंचूंगी और जो हमारे NH ये देख रहे हैं, अब आपको पता होगा कि अब मेरठ से ये शिफ्ट देहरादून हो गई है ये रोड, तो मैं वहाँ बात करूंगी और उनसे ये निवेदन करूंगी कि कम से कम जो गड्ढे हो रहे हैं उनको फिर से भर दिया जाए। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन, मुख्य प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। आजादी के अमृतकाल में देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय अडानी की आमदनी को 100 गुना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त और व्यवहार में अंतर है। देश के प्रधानमंत्री जी वादा किसानों से करते हैं कि आमदनी दोगुनी कर दूंगा, मगर पता लगता है कि अडानी जी की आमदनी 100 गुना से ज्यादा उन्होंने कर दी और किसान 27 रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार में अंतर है। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिकता से सदन में अपनी बात रखी है, हर एक बात प्रामाणिकता से आरोप लगाए हैं, मगर उन्होंने साथ में सवाल भी पूछे कि प्रधानमंत्री जी बताइए कितनी यात्राओं में अडानी जी आपके साथ गए, किस किस देश में जो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो आपकी मदद से मिले हैं, या आपकी यात्रा के बाद अडानी जी ने कितनी यात्रा की है। जोशीमठ में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष नितेश चौहान की अध्यक्षता में टैक्सी स्टैंड से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदेश सरकार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। तहसीलदार के माध्यम से सीएम को धन्यवाद ज्ञापन भेजा। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 15 फरवरी को कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके तहत प्रभावितों को CPWD की दर से भवनों का मुआवजा, भूमि का उचित मुआवजा, पुनर्वास, जिन लोगों का व्यवसाय आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ है आदि शामिल रहे हैं। विस्थापितों के लिए भूमि संबंधी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भवनों को रेट दिए जाएंगे वो CPWD का रेट दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जिस दिन जनता से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था CPWD के रेट मिलेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि अभी हमारे भूमि के रेट तय होने और लोगों का किसी प्रकार का ये बहुत अच्छा प्रस्ताव जो सरकार ने हमको दिया, बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया। हमको यहाँ की जनता बहुत खुशी रूप से इसको स्वीकार कर रही है। जिले के विकासखंड सभागार सियालदे में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करिश्मा टमटा ने की। बैठक में लोक निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बाल विकास, सिंचाई, पशुपालन, सहकारिता, राजस्व, ग्राम विकास, मनरेगा, वन विभाग पर चर्चा की गई। बैठक में सल्ट विधायक महेश जीना ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र में रहकर विकास कार्यों को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। सूरज मेहरा ने केहड़गा व मोटर पुल का भी मुद्दा उठाया, जिस पर विभाग ने बताया कि पुल का टेंडर हो चुका है। विद्युत विभाग की चर्चा में क्षेत्र पंचायत सदस्य भगत सिंह सरायखेत में विद्युत उप संस्थान की मांग की। हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपड़ी
विशिष्ट अतिथि ब्लॉक ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपड़ी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम उपस्थित सभी अतिथियों की बैच से अलंकृत कर उनका सम्मान किया गया। जब मैं इस महाविद्यालय में आया था तो मैंने बहुत सी समस्याएं देखी थी। मैं चाहता हूँ उन समस्याओं को मेरे छोटे भाई बहन ना देखें। जैसे कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की बड़ी समस्या रहती है, जैसे कि आज मैंने पुस्तकालय की मांग रखी। मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी को यहाँ से पुस्तक प्राप्त हो। दूसरी चीज़, मैं खुद BSc और MSc का छात्र हूँ, तो मुझे पता है लैबों की क्या अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि बिना लैब प्रैक्टिस के आप कहीं बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में 3-4 लैबें हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में सारी लैबें हैं, उनकी स्थिति को सही। छात्र युग निर्माता है। इन्हीं छात्रों के कंधों पर आने वाले हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य है। हमने सभी छात्रों से यही अपील करी है कि महाविद्यालय में पढ़ते हुए आने वाले अपने भविष्य के लिए आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी है और अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है। महाविद्यालय का ये समय अपने भविष्य का और राज्य और राष्ट्र के भविष्य के। रुड़की के लिब्बरहेड़ी उत्तम शुगर मिल के 7 कर्मचारियों पर इंगित पर्ची पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर टोकन प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इसके अलावा एक किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली का 2 बार तौलकर मिल के साथ धोखाधड़ी करने का भी मामला प्रकाश में आया है। यहां तक कि इन कर्मचारियों के द्वारा मिल की फर्जी पर्ची बनाकर किसानों को गन्ना भी फर्जी तरीके से तोला गया और गन्ने से भरी उस ट्रॉली का दोबारा से तोलकर भी कागजों में दिखा दिया गया। मामले में मिल के सुरक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने उत्तम शुगर मिल के सुपरवाइजर समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला ऐसा है कि हमारे मिल में एक ही ट्रॉली को 2 बार हमारे तौल बाबू और सुरक्षाकर्मी और गार्ड जो होते हैं यार्ड सुपरवाइज़र, उनके मिली भगत से ये हुआ है। तो किसानों से ये पर्ची अरेंज किया है किसी तरह से, और एक जो ओरिजिनली ट्रॉली थी लीलावती की, उसके साथ साथ गलत पर्ची दिलशाद मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी, उसको भी इन्होंने ट्रॉली को आगे पीछे करके 2 ट्रॉलियों का तौल किया इन्होंने, जिसमें एक फर्जी था और एक ओरिजिनली था। तो हम प्रशासन में, पुलिस में ये FIR दर्ज करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको जल्द से जल्द इसमें जो गुनाहगार हैं उनको सजा दिलाए। इसमें मिल प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें कर्मचारियों पर घटतौली का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। सर, CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, उसमें दिख रहा है वो सब विवेचना में, सारे जो CCTV फुटेज की आप बात कर रहे हैं विवेचना का पार्ट है। पुलिस जो है उस संबंध में गहराई से विवेचना करके उपरांत इसमें कार्रवाई। राजधानी देहरादून में सिटी बसें लगातार आतंक मचाते हुए नजर आती है, क्योंकि सिटी बस चालक कहीं पर भी अपनी बसों को रोक देते हैं और ओवर स्पीड में चलते हैं, जिससे हादसा बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन वही सिटी बस के अध्यक्ष विजयवर्धन डेंड्रियाल ने सफाई देते हुए कहा कि सभी सिटी बसों में स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं और शहर के अंदर 20 सालों के अंदर सिटी बसों से कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे कि कोई अनहोनी हुई हो। और सिटी बसों का टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से ही सिटी बसें चलती हैं। यदि हम डगामार, विक्रम, ऑटो, ई रिक्शा, मैजिक चल रहे हैं तो उस तरह से सिटी बसों को चलाए तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।